हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। ठीक है, अब देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्टिविटी देखिए। उस एक्टिविटी में ये कह रहा है कि आप एक कलर्ड पेपर पैलेट लीजिए, उसे एक बीकर है जिसमें आपने हाफ फिल्ड वाटर रख रखा है, ठीक है, उसमें डाल दीजिए। अब आप उस बीकर को गर्म करेंगे, ठीक है, आप उसे नीचे से गर्म करेंगे तो पेपर जो है वो वार्म वाटर के साथ ऊपर मूव करता जाएगा, और जैसे जैसे पानी ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे वो कलर्ड पैलेट पेपर भी नीचे सेटल होता जाएगा। ठीक है, हमने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि अर्थ के अंदर इंटीरियर में जो मैग्मा होता है वो भी सिमिलर तरीके से ही मूव करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। देखिए, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, लिथोस्फेयर क्या है? हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा था कि लिथोस्फेयर वर्ड इज रिलेटेड टू लैंड। ठीक है, तो लिथोस्फेयर जो है सॉलिड लैंड, ठीक है, तो जो लिथोस्फेयर है ना वो स्मॉल प्लेट्स में डिवाइडेड है, स्मॉल एंड लार्ज प्लेट्स में। माइक्रो प्लेट्स होती हैं, मेजर प्लेट्स होती हैं, देखते हैं आप किन किन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लिथोस्फेयर है ना हमारा, वो ब्रोकन टूटा हुआ है कई प्रकार की प्लेट्स में, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो प्लेट्स होती हैं ना, ये दे मूव अराउंड वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे ये मूव करती हैं, और ये स्टैटिक नहीं है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या लिथोस्फेरिक प्लेट स्टैटिक है, नहीं, वो स्टैटिक नहीं है, ये मूव करती हैं, बट ये बहुत स्लोली मूव करती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। ठीक है, ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिथोस्फेरिक प्लेट मूव क्यों करती हैं, तो मूव करती हैं बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। क्या होता था कि जैसे जैसे पानी गर्म होता गया तो आपका जो कलर्ड पेपर पैलेट है वो ऊपर मूव करता गया, और जैसे जैसे पानी ठंडा होता गया तो कलर्ड पैलेट पेपर आपका नीचे सेटल हो गया। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। देखिए, जब अर्थ के अंदर चेंज होता है ना, तो अर्थ के बाहर भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये इन जो प्लेट्स का मूवमेंट है अर्थ के अंदर, ठीक है, वो अर्थ के बाहर भी, अर्थ के सर्फेस पे भी चेंजेस लाता है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द फोर्स विच कॉजेज देम। अब ये जो अर्थ की मूवमेंट है ना, ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस, उन फोर्स के बेसिस पर जो जिनसे ये होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं? जो अर्थ के अंदर अकर होती हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, और जो अर्थ के बाहर अकर होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब आप देखिए इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स में, आप देखिए सबसे पहले अर्थ मूवमेंट, इन्हें डिवाइड करा गया है लेफ्ट हैंड साइड पे एंडोजेनिक फोर्सेस, राइट हैंड साइड पे एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या आता है? सडन फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। अर्थक्वेक्स, भूकंप आना, वॉल्केनो, जो आपका लावा होता है, मैग्मा होता है, वो अर्थ के अंदर से बर्स्ट करना। लैंडस्लाइड्स आपने देखी हैं कि एकदम से स्लाइडिंग हो जाती है पहाड़ों वगैरह पे। ठीक है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस पे देखते हैं क्या है, बिल्डिंग, माउंटेन्स। ठीक है, नाउ एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के बाहर अकर करती हैं। इरोजनल एंड डिपोजिशनल। ठीक है, इरोजन मतलब कि इरोजन होना, जैसे वियर ऑफ होना, और डिपोजिशन मतलब वो जो इरोड हुआ है वो एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, तो कौन कौन सी? रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। ठीक है, जो हमें आंखों से दिख रही हैं। ठीक है, जो हमें जो भी मिस हैपनिंग हो रही है, या फिर जो अर्थ के अंदर हुआ है उसकी वजह से जो बाहर चेंजेस आ रहे हैं, जो हमें आंखों से दिख रहे हैं, वो है हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। देखिए, एंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स लाती है, पर कभी कभी बहुत ही स्लो मूवमेंट्स भी होते हैं। सडन मूवमेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, ये मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। मास डिस्ट्रक्शन मतलब आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक्स की वजह से, वॉल्केनो की वजह से कितना नुकसान होता है, कितनी जानें जाती हैं ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली। ठीक है, आपने कार्टून्स में भी देखा होगा कि कैसे मतलब वॉल्केनो फट जाता है तो अंदर से जो है अर्थ क्रस्ट के थ्रू मोल्टन मैग्मा जो है, मोल्टन मटेरियल, वो बाहर बर्स्ट आउट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा वॉल्केनो दिखा रखा है।
क्रस्ट मेंटल में डिवाइड कर रखा है, मैग्मा चैम्बर आपका मेंटल से उठता हुआ दिखा रखा है, वेंट के थ्रू जो बाहर आ रहा है, ठीक है। नाउ सिमिलरली अब क्या होता है, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स, जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं, द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, जो अर्थ का सर्फेस है ना वो वाइब्रेट करता है, हिलने लगता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, ठीक है। और ये जो वाइब्रेशन है ये पूरे अर्थ में ट्रैवल करती हैं। इन वाइब्रेशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक्स। क्या कहते हैं हम इन वाइब्रेशंस को? अर्थक्वेक्स, ठीक है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब देखिए क्रस्ट में, क्रस्ट जो है हमारी सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे थिनेस्ट लेयर है, ठीक है। जब क्रस्ट, ये जो है द प्लेस इन द क्रस्ट जहाँ पर ये मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। एंड द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस, और फोकस के ऊपर जो सर्फेस होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। एपिसेंटर से वाइब्रेशन किस फॉर्म में निकलती हैं? वेव्स की फॉर्म में। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है, चाहे बिल्डिंग्स को हो, मैन मेड थिंग्स को हो, चाहे लोगों को हो, चाहे जाने जाए, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, जैसे जैसे अर्थक्वेक दूर ट्रैवल करता है एपिसेंटर से, वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ जो है घटती जाती है, ठीक है। आप याद रखेंगे। ये देखिए ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, देखिए प्लेट बाउंड्री दिखा रखी है, एपिसेंटर दिखा रखा है, फोकस दिखा रखा है। फोकस इज द प्लेस वेयर अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। ओके, नाउ सिस्मिक वेव रेडिएट्स आउट इन ऑल डायरेक्शन। डू यू नो, राइट हैंड साइड पे देखिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। 3 तरह की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती हैं? पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी होती हैं? पी वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकंड होती हैं एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। थर्ड कौन सी होती हैं? थर्ड होती हैं एल वेव्स और सरफेस वेव्स। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं क्या होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। सबसे पहली हो गई हमारी पी वेव्स। पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। एस वेव्स सेकंड हो गई एस वेव्स, उसे हम ट्रांसफर वेव्स ही कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। और एल वेव्स किन्हें कहते हैं? सरफेस वेव्स को हम एल वेव्स कहते हैं, ठीक है। नाउ आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक बिल्डिंग दिखा रखी है, ये डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन गुजरात की है, ये असली की है, ठीक है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, देखिए अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज। देखिए अर्थक्वेक को हमें नहीं पता कि कब आएगा, कैसे आएगा, कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, अर्थक्वेक्स जो हैं, जो नेचुरल अकरिंग फिनोमिनन होते हैं वो पता नहीं देते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम जो है तैयार रह सकते हैं, हम तैयार रह सकते हैं उनके उस जो डिस्ट्रक्शन होगा उसे मिनिमाइज़ करने के लिए। जैसे कि हम अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाएं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ना बनाएं, ठीक है। लोगों में एडवाइजरी जारी करें, अवेयरनेस पैदा करें कि जब अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडेप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। देखिए ऐसा कहा जाता है नेचुरल, मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े वगैरह होते हैं, कि जब भी अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं ना तो सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल जो हैं वो थोड़ी अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। पॉन्ड्स में फिशेस एजिटेटेडली बिहेव करने लगती हैं, और स्नेक्स जो हैं, सांप जो हैं, वो सरफेस पे आने लगते हैं, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए यहाँ पर, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो अगर आपसे पूछा जाए सिस्मोग्राफ का क्या काम है, तो ये अर्थक्वेक मेजर करने के काम आती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। और मैग्नीट्यूड किस पे मेजर किया जाता है? रिचर स्केल पे। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। 2.0 से कम का जो अर्थक्वेक होता है ना वो बहुत ही हल्का सा महसूस हो दे सकता है। An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 higher magnitude is comparatively very strong and 7.0 is classified as major earthquake. तो major earthquake कहाँ पे जाके होता है? जब earthquake का magnitude 7.0 का हो या उससे ज़्यादा का हो। अब देखिए earthquake, a case study. Earthquake hits Bhuj. A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 January 2001. Okay. School worst affected. Comes at least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of the school buildings. तो देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि 6.0 से जो हायर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है वो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 7.0 का तो ह्यूज ही हो जाता है, ठीक है, मेजर अर्थक्वेक हो जाता है। लेकिन 6.9 का था, अराउंड 7 का ही था, ठीक है। तो क्या हुआ
कि एटलीस्ट 1000 लोगों की जानें गई हैं, ऐसा माना गया था जब भुज में अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो ये एक केस स्टडी है, ये आपसे पूछी नहीं जाएगी। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताई कि अर्थक्वेक जो है इतने मैग्नीट्यूड का कितना नुकसान कर सकता है, कम से कम 1000 बच्चों की तो लाइफ ही ले ली। ओके, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। हमें कहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए भूकंप के वक्त? सेफ स्पॉट, अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरिया अराउंड चिमनी, विंडो दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स। देखिए, जो भी जगह जहाँ पे पिक्चर फ्रेम्स हो, मिरर हो, जिनके गिरने का एकदम डर रहता है, उनसे दूर रहना चाहिए। स्लैब्स के नीचे रहना चाहिए, टाइट्स जो मतलब एकदम थोड़ी क्या कहते हैं, जिन्हें जो आपकी बॉडी को कवर कर सकें। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। देखिए, जब डिज़ास्टर आ ही गया है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यू शुड face your fears really very confidently. This is one of the way, you know, to fight your fears even in your life. Okay, now major landforms. The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. Weathering का मतलब होता है breaking away, ठीक है, breaking up of the rocks. Erosion क्या होता है? Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like वाटर, विंड एंड आइस। तो देखिए क्या डिफरेंस है, लैंडस्केप जो है हमारा वो कंटिन्यूसली वॉर्न अवे हो रहा है दो प्रोसेसेस से, और वो दो प्रोसेस कौन से हैं? वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या होता है कि ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स होता है ऑन द अर्थ सरफेस, और इरोजन क्या होता है? वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। जब डिफरेंट एजेंट्स जैसे कि वाटर हुआ, आइस हुआ, विंड हुआ, इससे आपका लैंडस्केप वियर अवे हो रहा है। द इरोडेड मटीरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिट। ठीक है, तो क्या होता है, ये वाटर, आइस वगैरह वगैरह से कैरी करते हैं एंड इवेंचुअली इट इज़ डिपॉजिट। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपॉजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। और ये जो प्रोसेस होता है इरोजन और डिपोजिशन का, इससे क्या होता है, अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स अर्थ की सरफेस पे बनते हैं। वर्क ऑफ अ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। देखिए, जब पानी बहता है ना, तो उसके नीचे का जो लैंडस्केप होता है ना, वो उसे इरोड करती हुई चलती है। When the river tumbles at steep angle over very hard rock, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, इट इज टम्बलिंग ओवर अ वेरी स्टीप एंगल, और नीचे जो रॉक्स हैं वो वेरी हार्ड हैं। ठीक है, तो और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो क्या होता है, जब भी रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, तो वो क्या करती है, एक वाटरफॉल बनाती है। अब आप पिक्चर में देखिए, हार्ड रॉक दिखा रखी है, ठीक है, सॉफ्ट रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ वाटर। नाउ एज द वाटर एंटर द प्लेन, अब जैसे क्या होता है, ये ऊपर नीचे से पहाड़ों से या निकल के अपने प्लेन्स पे जब ये पहुंचती है, तो ये ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म करती है, जिन्हें हम कहते हैं मिएंडर्स। ठीक है, आप ये फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर है, फिगर 3.5 है, फीचर्स मेड बाय अ रिवर इन अ फ्लड प्लेन। ठीक है, एज अ रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर्स, सांप की तरह। ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मिएंडर, द एंड ऑफ द मिएंडर लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। अब क्या होता है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न की वजह से जो मिएंडर के एंड है ना, वो एक दूसरे के पास आते जाते हैं, और कुछ टाइम में क्या होता है कि जो मिएंडर होता है ना, वो मेन रिवर से कट जाता है। इट कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर और द लेक एंड इट फॉर्म्स एन ऑक्सबो लेक। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ऑक्सबो लेक दिखा रखी है, छोटी सी है ना। ये क्यों बनी है, जो मिएंडर है, ठीक है, उसके जो साइड्स हैं वो इतने पास आ गए घूमते 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 कि वो एक जो है पार्ट वो अलग हो गया। ठीक है, नाउ एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए कि ग्लेशियर्स जो है ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स। ठीक है, अब पानी जो है अपने साथ जो है ये इरोड करते हुए चलता है, तो ये सारे फाइन पार्टिकल्स वगैरह को सेटल कर देता है, सेडिमेंट्स को। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। अब ये याद रखिएगा, ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, जो प्लेन्स फ्लड्स की वजह से बनते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं। ठीक है, फर्टाइल का मतलब कि इन पे उपज बहुत अच्छी होती है।
द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, ठीक है। तो रेज्ड बैंक्स को हम क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं। रेज्ड बैंक मतलब रिवर के या किसी भी वाटर बॉडी के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, साइड्स पे जो है थोड़ा सा आपका अपलिफ्टेड बैंक जो होता है, ठीक है, बिल्कुल इसके रिवर के बराबर में नहीं, थोड़ा सा उठा हुआ, ठीक है। आप देख रहे हैं फिगर में राइट हैंड साइड पे देखिए लिखा हुआ है लीव्स लिखा हुआ है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। देखिए जैसे जैसे रिवर सी के पास जाती है ना, क्योंकि ये मिल जाती हैं, ठीक है, ये मिल जाती है सी में जाके, वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाती है। और जो रिवर हेड बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। देखिए ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में मैं फ़र्क बताती हूँ क्या होता है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है बहुत सारी रिवर्स आके एक रिवर में मिल गई, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या मतलब होता है, एक रिवर बहुत सारी रिवर्स में टूट गई, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे जैसे सी के पास आती हैं वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती जाती हैं। द रिवर बिकम सो स्लो, इतनी स्लो हो जाती है कि ये जितना भी अपने सेडिमेंट्स कैरी करके ला रही थी ना, ये यहाँ पे सब डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। और ये जो डिपॉजिटेड प्लेन होते हैं इन्हें हम कहते हैं डेल्टा। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा। नाउ वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव क्या काम करती हैं, ठीक है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब जो सी वेव का की वजह से जो इरोजन और डिपोजिशन होता है ना, उससे क्या बनते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट रॉक्स। सी वेव्स मतलब रॉक्स पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं। कंटिन्यूसली स्ट्राइक का मतलब कंटिन्यूसली मारती हैं, ठीक है। वेव्स जो है हिट करती हैं। क्रैक्स डेवलप। अब क्या होता है, आप बार बार एक जगह पे हिट करोगे तो क्रैक डेवलप होगा, वो डेवलप होते होते बड़ा हो जाता है और वाइड होता जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हॉलो केव्स बन जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सी केव्स। आप देख सकते हैं इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक सी केव दिखा रखी है। एज दीज कैविटी बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन। अब क्या होता है कि ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि सिर्फ रूफ बचती है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ी राइट हैंड साइड देखेंगे तो क्या होता है, सी केव बड़ी होते होते सी आर्क बन गया, ठीक है। अब आगे क्या होता है, और इरोजन होता है तो फिर रूफ ही टूट जाती है और सिर्फ वॉल्स बचती हैं, ठीक है। और उन वॉल्स को क्या कहते हैं हम, स्टैक्स। आप और राइट हैंड साइड पे जाइए तो आप देखिएगा कि एक अकेला खड़ा हुआ वो रॉक है, उसे हम कहेंगे स्टैक। दिस steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called the sea cliff. Okay. Now the sea waves deposit sediment along the shores forming beaches. Beaches में देखा है आपने, तो ये जो waves होती हैं ना, ये जितना भी sediment आती हैं ये waves और वहाँ deposit कर देती हैं। इससे क्या होता है कि बीचेस बनते हैं, ठीक है। नाउ वर्क ऑफ आइस। आइस क्या वर्क करती हैं, अभी हमने वर्क ऑफ वाटर देखा। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स कुछ भी नहीं है, बस आइस की रिवर हैं विच टू erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rocks below, ठीक है। Now glaciers carve out deep hollow there. As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. अब क्या होता है कि ये जो आइस है ना, ये लैंड को इरोड कर देती है और वक्त के साथ साथ जब ये आइस पिघलती जाती है ना, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स या रिवर बन जाती हैं, ठीक है। As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rock, big and small, sand and silt get deposit. These deposits are formed glacier moraines, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ग्लेशियर्स चाहे कुछ भी कैरी करें, चाहे बड़े छोटे पत्थर हों, सैंड हो, सिल्ट हो, ये डिपॉजिट करके क्या बनते हैं, ग्लेशियर मोराइन। नाउ वर्क ऑफ विंड। अब हमारी जो हवा है वो क्या काम करती है। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट। क्या आप कभी किसी डेजर्ट गए हो। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स। अगर आप नहीं भी गए हो तो आपको एक आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा वेजिटेशन, पेड़ पौधे या जानवर वहाँ होते नहीं हैं, ठीक है। नाउ एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। विंड जो है आपके डेजर्ट में सबसे बड़ा काम करती है इरोजन और डिपोजिशन का, ठीक है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली नोन एज मशरूम रॉक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मशरूम रॉक्स कहाँ का फीचर है, किस
किस तरीके के लैंडफॉर्म का फीचर है, तो डेजर्ट का फीचर है, ठीक है। नाउ विंड एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। अब आप ये याद रखिएगा कि रॉक जो विंड होती है ना, वो पत्थर के नीचे के सेक्शन को ज़्यादा इरोड करती है बशर्ते के उसके अपर सेक्शन को, ठीक है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। अब क्या होगा, जब नीचे ज़्यादा इरोजन हो रहा है तो नीचे से पतला और बड़ा, ऊपर से हो नहीं रहा है इरोजन ज़्यादा तो ऊपर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. जब जैसे हवा चलती है, विंड चलती है, तो ये क्या करती है कि जो सैंड है उसे एक प्लेस से दूसरी जगह पे आपका ट्रांसपोर्ट करती है। जब हवा चलनी बंद हो जाती है तो सैंड जो है वो गिर जाता है और डिपॉजिट हो जाता है लो हिल लाइक स्ट्रक्चर में। और ये लो हिल लाइक स्ट्रक्चर उसको हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। देखिए, आप देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो जहाँ पर ये आपका सैंड गिरा है वो जगह सैंड ड्यून्स बन गई है। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over long distances. ठीक है, जब सैंड के ग्रेन्स बहुत ही फाइन और लाइट होते हैं ना, तो विंड उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करती है। जितना छोटा होंगे, जितने हल्के होंगे, नॉर्मल सी बात है, उतनी हल्की विंड उन्हें कैरी करेगी। जितने भारी होंगे तो बहुत तेज़ विंड तो उन्हें कैरी कर लेगी, बट हल्की विंड कैरी नहीं कर पाएगी। When such sand is deposited in large area, it is called loess. ठीक है, क्या कहते हैं उसे, लोइस। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज़ फाउंड इन चाइना। ओके, चाइना में लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस मिलते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज जो आगे की हैं वो हम अलग वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।